दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत खरे प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं प्रशांत खरे प्रॉफिट फ्रॉम इट इंदौर को बिलोंग करता हूं। मेरी अभी उम्र है 57 वर्ष की और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूं। अब स्टॉक मार्केट में आने की कहानी ऐसे शुरू हुई कि मैं पहले कुछ स्टॉक मार्केट करता था पर मैंने हाथ डाला और जलाया ही था। फिर अब जैसे कि मैंने अभी अपनी उम्र के बारे में जिक्र किया है, करीबन 57 का हो चुका हूं। पर मुझे रिटायरमेंट के बाद क्या, तो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। तो मैं जन इंश्योरेंस वालों के पास पेंशन का पूछने गया, पर वो बहुत ज्यादा प्रीमियम अमाउंट मांग रहे थे। तो मैंने कहा अब क्या किया जाए, तो फिर मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे पीयूष सर का एक वीडियो दिखाया जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड था। वो वीडियो देखने के बाद में मैं काफी प्रभावित हुआ। फिर तभी मुझे प्रॉफिट फ्रॉम इट की टीम ने बताया था कि 2020 मार्च के अंदर हम लोग इंदौर आ रहे हैं एक वर्कशॉप करने के लिए। पर अचानक उसी टाइम कोरोना आ गया और पीयूष सर ने अनाउंसमेंट किया प्रॉफिट फ्रॉम इट ने कि अब वो ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करेंगे, ऑफलाइन वाला वो बंद कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, इससे अच्छा सोने पे सुहागा क्या हो सकता है। और तभी लॉकडाउन लग गया, तो क्यों ना, मैंने कहा इस लॉकडाउन में स्टॉक मार्केट सीखा जाए। तो इस तरह से मेरी एंट्री स्टॉक मार्केट में हुई। पीयूष सर ने बहुत अच्छे तरीके से फंडामेंटल, टेक्निकल और इतना अच्छा समझाया कि करीबन साल भर से ऊपर हो चुका है। और आज आप मेरे प्रेजेंटेशन में इसकी झलक देखेंगे कि हम किस काबिल होते जा रहे हैं और हम अपना सेल्फली खुद होके कैसे स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं आज के मुख्य विषय के ऊपर। तो जैसा कि कल ही हम लोगों ने देखा, एचडीएफसी बैंक के H1 रिजल्ट आ चुके हैं। तो इस H1 रिजल्ट का मैं आपके सामने प्रस्तुति दूंगा। तो थोड़ा सा मैं एचडीएफसी बैंक के बारे में बैकग्राउंड बता दूं। एक कि एचडीएफसी बैंक इंडिया का एक प्राइवेट क्षेत्र का अग्रणी बैंक है और करीबन 5600 के से ऊपर इनके ब्रांचेस है, जो कि करीबन 3000 सिटीज में फैले हुए हैं। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जैसे कि अभी पीयूष सर ने बताया था, आईटी सेक्टर एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट देता है इंडिया के अंदर। उसके बाद में सेकंड बड़ा सेक्टर हम देखेंगे कि फाइनेंस सेक्टर है, इसके अंदर बहुत अधिक जॉब क्रिएट हो रहे हैं। और अकेला एचडीएफसी बैंक करीबन 1.3 लाख एम्प्लॉयज इसने अपने पास रखे हुए हैं। तो अब हम देखते हैं बैंकिंग सेक्टर। अब बैंकिंग सेक्टर में दोस्तों क्या आता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर मैंने जो लिस्टेड बैंक है, इसमें से 16 लीडिंग प्राइवेट बैंक्स लिए हुए हैं, 5 स्मॉल फाइनेंस बैंक लिए हुए और 13 जो है पीएसयू बैंक्स लेके रखे हैं। तो ये जो स्लाइड आप पाई चार्ट देख रहे हैं, इसके अंदर आप देखेंगे कि टोटल जो मार्केट कैप है 30,70,000 37,000 करोड़ रुपए का, सब बैंक्स मिला के, प्राइवेट, स्मॉल फाइनेंस, पीएसयू बैंक मिला के इनका मार्केट कैप होता है। जिसमें से प्राइवेट बैंक का करीबन जो है मार्केट कैप के अंदर शेयर हम पाते हैं कि करीबन 70% के करीब है। अब जहां तक सेल्स या रेवेन्यू की बात करें तो टोटल जो है 15,70,000 करोड़ रुपए का प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पीएसयू बैंक मिला के अपना बिजनेस करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और प्रॉफिट की जहां तक बात है तो करीबन 30,000 करोड़ के करीब प्राइवेट बैंक का है, 39% के करीब शेयर। और 35,000 करोड़ के करीब जो है हम देखते हैं कि पीएसयू बैंक का सेल प्रॉफिट के अंदर शेयर आता है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक का करीबन 14% के करीब जो है प्रॉफिट शेयर आता है। अब हम आगे देखते हैं कि प्राइवेट बैंक का एनालिसिस करते हैं कि हम लोग जो है एचडीएफसी बैंक के नतीजे आपके सामने H1 के लाएंगे। तो ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक को जो है बिलोंग करता है। तो इसका हम सेक्टर एनालिसिस करते हैं। तो हम देखते हैं कि टोटल मार्केट कैप करीबन सभी प्राइवेट बैंक का जो मैंने यहाँ पर बताया है, 23 लाख करोड़ के करीब इनका प्राइवेट बैंक्स का मार्केट कैप है। जिसमें से सर्वाधिक जो है एचडीएफसी बैंक का 37% करीब मार्केट शेयर है। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक और उसके बाद में कोटक महिंद्रा बैंक आता है। अब हम सेल्स की बात करते हैं। तो जहां तक सेल्स की बात है, टोटल सेल्स जो है
6,18,500 करोड़ यानी 6,18,500 करोड़ के करीब है, जिसमें से एचडीएफसी बैंक का करीबन 25% के करीब सेल्स में शेयर है और आईसीआईसीआई बैंक का 26%। ये दोनों करीब करीब नेक टू नेक चलते हैं। फिर कोटक महिंद्रा बैंक का करीबन 9% के करीब शेयर आता है और एक्सिस बैंक का 6% के करीब आता है। अब हम प्रॉफिट की बात करें तो ये सभी प्राइवेट बैंक जो मैं आप यहाँ स्लाइड में मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, तो करीबन 75,000 करोड़ रुपए का टोटल प्रॉफिट करते हैं। इसमें से एचडीएफसी बैंक का आप देखेंगे कि 41% करीब मार्केट शेयर है। दोस्तों हमने पहली स्लाइड में देखा था कि आईसीआईसीआई बैंक का सेल अधिक था, पर यहां हमें प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ आईसीआईसीआई बैंक का काफी कम प्रॉफिट है, वही एचडीएफसी बैंक का करीबन 32,000 करोड़ के करीब प्रॉफिट है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो इसके बारे में हम अगली स्लाइड्स में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम क्वालिटी एनालिसिस करते हैं प्राइवेट बैंक सेक्टर का, यानी कौन सा बैंक किस पैरामीटर पे कितना खरा उतरता है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो एवरेज जो यहाँ पर लिस्टेड बैंक है करीबन 16 बैंक है, इनका एवरेज नेट मार्जिन जो है 12 के करीब आता है, पर आप एचडीएफसी का पाएंगे कि सर्वाधिक है 20 के करीब। और वही रिटेल निवेशकों की फेवरेट जो हम कहते हैं कि कई लोग मुझसे पूछते भैया किधर निवेश करना चाहिए, एचडीएफसी बैंक में या यस बैंक में। तो मैं ये देखता हूं कि इन डाटा को देख के दोस्तों आप खुद ही बताइए कि आपको कहाँ निवेश करना चाहिए। एक तरफ यस बैंक के मार्जिन -15% है और वहीं एचडीएफसी बैंक के मार्जिन तो 20+ है। तो आप खुद ही निर्णय ले लीजिए कि जहां मार्जिन ज्यादा होगा वहां अच्छे इन्वेस्टर वहीं इन्वेस्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी। तो एवरेज हम देखेंगे कि इन 15-16 बैंक का जो रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी है वो 3 के करीब आता है, पर यहाँ पर आपको गजब का फिगर देखने को मिलेगा। एचडीएफसी बैंक के जो निवेशक है जिन्होंने शुरू में पैसा लगाया था वो आज करीबन 58 गुना प्रॉफिट कमा रहे हैं, यानी हर साल जो प्रॉफिट करते हैं उसके 58 टाइम्स वो लोग प्रॉफिट अपने घर ले जाते हैं। तो सोच लिए कितना ह्यूज वेल्थ क्रिएशन करके दिया होगा। अब हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की, यानी हर साल जिन इन्वेस्टरों ने इन्वेस्ट करके रखा है तो उनको कितना रिटर्न ऑन इक्विटी मिलता है। तो हम देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक का करीबन 15% से अधिक है और वहीं एक्सिस बैंक का 7.14% के करीब है। तो इस आरओई से हमें यह समझ में आता है कि हम यदि फिक्स सिक्योरिटीज में रखते हैं या एचडीएफसी बैंक में, तो डेफिनेटली फिक्स सिक्योरिटीज के मामले में ये कम से कम 2 से 2.5 गुना उनसे ज्यादा इन्वेस्टर को कमा कर देता है। अब हम बात करते हैं कि प्रॉफिट, सेल्स और मार्केट कैप में डिफरेंस कैसे आते हैं। तो इसका मेन, जहां तक फाइनेंस की बात है या बैंक्स की बात है, तो वहां पर हमें एनपीए जरूर कंसीडर करना चाहिए। तो जहां तक एनपीए की बात है तो दोस्तों आप खुद बताइए कि इसके अंदर सबसे कम एनपीए किसका दिख रहा है। स्वाभाविक है, मुझे तो एचडीएफसी बैंक और वो डाटा मैंने आपके सामने रखा हुआ है। और फेवरेट बैंक यस बैंक का कितना है 981%, यानी ह्यूज एनपीए, यानी सब करीब करीब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन्होंने ज्यादा बना के रखे हुए हैं। तो हमें ऐसी बैंक से तो दूर ही रहना चाहिए जो वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। अब हम दोस्तों चर्चा करते हैं बिहेवियर साइंस। बिहेवियर साइंस से क्या मतलब निकलता है दोस्त? बिहेवियर साइंस से हम ये देखते हैं कि पास्ट के अंदर एचडीएफसी बैंक ने किस हिसाब से सेल्स में ग्रोथ दिया, कभी उसमें डेंट तो नहीं आया, प्रॉफिट में कैसा ग्रोथ दिया, उसने क्या मार्जिन मेंटेन रखे हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसका डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो इस स्लाइड में आप देखेंगे कि मेरे पास में 1996 से डाटा है और आप ताजुब करेंगे कि मात्र 128 करोड़ रुपए का इनका सेल्स रेवेन्यू था 1996 में, पर आज करीबन 1.5 लाख करोड़ 2021 का अंत होते होते इसका जो है 1.5 लाख करोड़ 1,55,000 करोड़ के करीब इनका रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू में हम देखते हैं कि करीबन 1217 गुना इन लोगों ने वृद्धि करी है। और सीएजीआर वाइज सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 33% का हमने रेवेन्यू ग्रोथ देख रखा है और करीबन 10 साल के अंदर 20% का सीएजीआर से हम लोगों ने सेल्स ग्रोथ देख के रखा है। चलिए अब हम प्रॉफिट की बात करते हैं। तो प्रॉफिट में हम देखते हैं कि मात्र 20 करोड़ का प्रॉफिट 1996 में था, जो 2021 आते आते तक
32,000 करोड़ के करीब हो गया है ना। प्रॉफिट के अंदर भी करीबन 1600 गुना वृद्धि एचडीएफसी बैंक ने दी है। और वहीं प्रॉफिट का सीएजीआर ग्रोथ हम काउंट करते हैं तो करीबन 34% के सीएजीआर से होता है 25 वर्षों में। और विगत 10 वर्षों के अंदर 23% के सीएजीआर से इसने प्रॉफिट ग्रोथ दे रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं रिजर्व्स की। ये रिजर्व्स यानी क्या? तो दोस्तों, जो भी कंपनी मुनाफा कमाती है और डिविडेंड के बाद में कंपनी के खाते में जो पैसा जाता है, और ये सब पैसा यदि आपने मैंने शेयर होल्ड करके रखे हैं तो आपका और हमारा ही पैसा है। तो जिस कंपनी का रिजर्व जितना बड़ा होता है उस कंपनी की बुक वैल्यू उतनी स्ट्रांग होती है। तो देखेंगे हम कि 1996 में 21 करोड़ का रिजर्व जिसके पास था, आज करीबन 2,10,000 करोड़ रुपए का रिजर्व हो गया। यानी हम रिजर्व में भी करीबन 10,000 गुना की वृद्धि पाते हैं। तो कितना ह्यूज वेल्थ क्रिएट हुआ होगा एचडीएफसी बैंक ने, जिन्होंने 1996-95 से इसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन की। तो एवरेज इस स्लाइड से हमें समझ में आता है कि करीबन 20 से 15% के बीच में ये मार्जिन के ऊपर धंधा करता है। इसके बाद में रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी करीबन जो है 24 से 15% की करीब जो है मुनाफे के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। तो आरओई भी तब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, पर कंसिस्टेंटली आप देखेंगे कि करीबन 15% का आरओई तो इसने करीब करीब दे रखा है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने प्राइस वोलेटिलिटी का चार्ट लिया हुआ है कि एक साल के अंदर शेयर बाजार में आप देखेंगे कि कितनी वोलेटिलिटी रहती है हाई और लो के अंदर। तो ये वोलेटिलिटी का आपके सामने चार्ट है। तो 40 रुपए का प्राइस इसका सन 1996 में था, जो आज बढ़कर 1650 रुपए हो गया है। ये 1996 में एक शेयर की वैल्यू थी, और आज हम देखते हैं कि इस एक शेयर के बदले में एचडीएफसी बैंक ने स्प्लिट करके अपने शेयर होल्डरों को 10 शेयर दे रखे हैं। तो इसकी वैल्यू एक तरीके से 16,500 रुपया होती है, 40 रुपए की वैल्यू। हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि कैसा वेल्थ क्रिएशन इसने करके दे रखा है और आने वाले दिनों में कैसा करेगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहाँ पर मैं आपके सामने दो इंटरेस्टिंग डाटा यानी 2001 और 2021 का शेयर होल्डिंग पैटर्न रख रहा हूं। और इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखते हैं कि इसके जो मेन प्रमोटर हैं वो खुद एचडीएफसी यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन, जो इनकी पेरेंट कंपनी है और ये उनकी सब्सिडरी है। तो मेन पेरेंट कंपनी के पास में करीबन 28% का स्टेक था 2001 में, जो अभी 26% है 2021 में। म्यूचुअल फंड्स ने हम देखेंगे कि इन्होंने काफी स्टेक बढ़ाया हुआ है, 5% से करीबन 14% तक अपना स्टेक यानी 3 गुना बढ़ा लिया है। और वहीं हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करते हैं यानी एफआईआई, जिन्होंने करीब करीब अपना स्टेक एचडीएफसी बैंक में डबल कर लिया है पिछले 20 वर्षों में। चलिए अब हम रिटेल का आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर का देखते हैं, जो कि 10% 2001 के मुकाबले कम हुआ है, मात्र 13% कम हुआ है। तो दोस्तों हम रिटेल इन्वेस्टर के साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि जैसे ही शेयर 2 गुना 3 गुना हुआ, अरे बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, चलो हम बेच देते हैं। पर जिस हिसाब से मैंने एचडीएफसी बैंक का क्वालिटी बताया, ग्रोथ बताया, ये तो एक वेल्थ क्रिएटर है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे आने वाली स्लाइड में कि ये कैसा वेल्थ क्रिएट करके देता है। तो दोस्तों चलिए अब मैं अगली स्लाइड पर आता हूं। अब यहाँ पर हम खास जो है करंट ट्रेंड्स की चर्चा करते हैं। कल ही जो हम लोगों ने H1 रिजल्ट यहाँ पर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं 2022 21-22 साल के लिए। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि H1 के अंदर 6% के करीब जो है सेल्स ग्रोथ आएगा और 13% के करीब प्रॉफिट ग्रोथ आएगा। और करीब करीब मेरी सोच के हिसाब से ही आप कह लो इन लाइन ही सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ आई है। करीबन 7% का H1 के अंदर YOY के अंदर जो है एचडीएफसी बैंक ने सेल्स ग्रोथ दिया हुआ है और 16% का प्रॉफिट ग्रोथ है। अब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन यानी 2022 में मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं या आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो मैं काफी कंजर्वेटिव होके ही ये डाटा ले रहा हूं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक जो है अभी आप देख रहे होंगे कि डी मार्ट के रिजल्ट आ रहे हैं जिन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ दिया, टीसीएस ने डबल डिजिट ग्रोथ दिया, पर ये हमें बैंकिंग सेक्टर के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है।
तो इसका सबसे बड़ा एक मुख्य कारण है कि क्रेडिट ग्रोथ जो है अभी उतना बड़ा नहीं है जितना निवेशकों को चाहिए था, इसलिए बैंक निफ्टी अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है। और दूसरी चीज है कि अभी आरबीआई ने मॉरेटोरियम एक्चुअल कितना बैंकों को अपना एनपीए घोषित करना चाहिए उसके ऊपर अभी रोक लगा के रखी है। तो जब तक ये पिक्चर और सिनेरियो ऐसा रहेगा तब तक हम इसी टाइप का थोड़ा सा म्यूटेड ग्रोथ देखेंगे। पर मुझे उम्मीद है कि साल अंत होने तक करीबन डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ में एक्सपेक्ट करता हूं और 18% का मैं प्रॉफिट ग्रोथ 2022 में एक्सपेक्ट करता हूं। अब दोस्तों जीएनपीए की बात करें तो पिछले वर्ष वाईओवाई के अंदर हम देखते हैं कि H1 में 1.08% था, जो इस साल बढ़ के 1.35% ग्रॉस एनपीए हुआ है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर एस्टिमेट सेल्स एंड प्रॉफिट और ईपीएस। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने करंट देख लिया, पास देख लिया, अब आगे क्या। तो मैंने आपके सामने 2022 का एस्टिमेट रखा हुआ है, 2025 का, 2030 का और 2035 का। अब हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो मैं 2022 अंत होते होते तक मैं ये उम्मीद करूंगा कि 1,70,000 करोड़ के करीब एचडीएफसी बैंक का सेल्स बढ़े और करीबन 37,500 करोड़ के करीब इसका प्रॉफिट हो। और ईपीएस जो मैं इस साल कंसिडर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, फॉरवर्ड ईपीएस जो करीबन जो है 68 रुपीज के करीब होना चाहिए। अब हम 2025 के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ मैंने 15% का सेल्स ग्रोथ लिया हुआ और 18% का मैंने प्रॉफिट ग्रोथ लिया हुआ है। तो इस हिसाब से करीबन जो है 2,60,000 61,000 करोड़ के करीब एचडीएफसी बैंक का 2025 में सेल्स रहेगा, 57,000 करोड़ के करीब प्रॉफिट रहेगा और 104 रुपीस के करीब इनका ईपीएस रहेगा। अब हम बात करते हैं 2030 की। तो दोस्तों ये अभी जो हमने अभी ओल्ड फिगर देखे हैं जो मैंने दिखाए थे और अभी का जो मैं, ये गरीब इंडिया का फिगर है। पर जैसे जैसे हम 3 ट्रिलियन से 6 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं तो नेचुरली हमारा जीडीपी बढ़ना है। और जब जब जीडीपी बढ़ता है तब तक बैंकिंग इंडस्ट्री या हर इंडस्ट्री का एक वाइटल रोल रहता है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप देखेंगे कि आज की डेट में फर्स्ट 10 के अंदर हमारा एक भी बैंक नहीं आता, जबकि चाइना के 4 बैंक है। और हमने पिछले 4 दशकों से देखा है कि चाइना का जीडीपी करीबन 10% के हिसाब से ग्रो करा हुआ है, इसलिए बैंकिंग क्षेत्र की उनके जीडीपी बढ़ाने में काफी अहम भूमिका रही है। तो वैसे ही उम्मीद मैं अपने इंडिया में करता हूं कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोगों का जीडीपी बढ़ता जाएगा। और इसमें एक चीज ये मैं कहना चाहूंगा कि पिछले जिस वर्ष से गवर्नमेंट काम कर रही है, आम आदमियों को जिनके पास बैंक खाते नहीं थे, जन धन खाते के हिसाब से भी उनको मुख्य धारा में ला रही है सरकार। इस हिसाब से डेफिनेटली इस क्षेत्र में ग्रोथ होना स्वाभाविक है। और आज की डेट में जस्ट इमेजिन करो, जीडीपी बढ़ेगा तो क्या होगा। जो व्यक्ति आज 20 लाख रुपए का लोन लेता है, जीडीपी बढ़ने के बाद में उसकी इनकम बढ़ेगी तो नेचुरली जो व्यक्ति 20 लाख रुपए का लोन लेता है वो हो सकता है 40 लाख रुपए का लोन लो। और इस लोन बुक का किसको फायदा होगा, इस एयूएम का तो बैंकिंग इंडस्ट्री को होना है। तो इस तरह से हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले सालों के अंदर। और तो 2030 में करीबन 6 लाख करोड़ के करीब जो है एचडीएफसी बैंक का सेल्स रहेगा और 1,31,000 करोड़ के करीब इनका प्रॉफिट रहेगा और 240 का मेरा एक्सपेक्टेड ईपीएस, फॉरवर्ड ईपीएस आप मान सकते हैं 2030 के लिए। अब 2035 की बात करते हैं तो करीबन 10 लाख करोड़ के करीब एचडीएफसी बैंक, और मुझे लगता है कि ये पहली बार बैंक होगी जो कि जो है 10 लाख करोड़ के सेल्स को छुएगी इंडिया में। और प्रॉफिट जो है 2,31,000 करोड़ के करीब रहेगा और करीबन 400 प्लस में ईपीएस एक्सपेक्ट करता हूं। इसमें मैंने रीजनेबल एक कंजर्वेटिव ग्रोथ लिया हुआ है 15% का, हो सकता है इसके पहले ही हो जाए और 10 लाख के एलाइट क्लब के अंदर ये बैंक शामिल हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने सेल्स प्रॉफिट ईपीएस देख लिया। अब भाई मुझे किस भाव पे खरीदना है ये तो पता पड़े। तो मैं इस साल का जो फेयर वैल्यू है करीबन 1850 के करीब, 1805 के करीब इसका फेयर वैल्यू आता है फॉरवर्ड ईपीएस कंसीडर करने के बाद में।
क्योंकि दोस्तों जो मैंने फेयर वैल्यू निकाला है, ये एवरेज पी, जो हिस्टोरिकल पी आपको मैंने दिखाया था, उसका एवरेज है। ये एकदम सस्ता तो नहीं है पर महंगा भी नहीं है। और इस हिसाब से यहाँ पर आप एंट्री करके थोड़ा थोड़ा सिप करते हैं तो महंगा बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी अभी बैंक निफ्टी जो है, निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। और जो मैंने उपरोक्त स्लाइड्स में कारण बताए थे, इनके अंदर जैसा ही पॉजिटिवनेस आता है तो ये शेयर दौड़ पड़ेंगे। 2025 की मैं बात करता हूं तो करीबन 2745 रुपए का इसका फेयर वैल्यू रहेगा। 2030 के अंदर करीबन 6300 के करीब इसका फेयर वैल्यू रहेगा। और 2035 में 11100 के करीब इसका फेयर वैल्यू रहेगा। तो दोस्तों अब हम लोगों ने फंडामेंटल तो देखा है, अब टेक्निकल भी देख लेते हैं। अब टेक्निकल में हमें क्या देखने को मिलता है? फंडामेंटल का रिफ्लेक्शन। तो आप देखेंगे कि इसका जो रेंज है फंडामेंटली 1805 से करीबन जो है आप 1300 की रेंज में आप इसको बाय कर सकते हैं। और धीरे धीरे सिप भी करेंगे, और जितना ज्यादा गिरेगा ये वेल्थ, उतना अच्छा आपका यील्ड बढ़ेगा। और डेफिनेटली ये एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक है। पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो दोस्तों, यदि आपके जेब में 100 रुपया है तो इसके अंदर आप 5 रुपया डाल सकते हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। और ये मैं किस लिए कह रहा हूं कि आप देखेंगे पिछले 25 वर्षों में इसने 1 लाख करोड़ के करीबन 3,70,000 करोड़, 3,70,00,000 रुपया बना के दिया हुआ है। और दोस्तों एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। तो जब भी शेयर खरीदने या बेचने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चर्चा करिए और उनसे सलाह लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच एंड प्रॉफिट फ्रॉम इट टिप। थैंक यू सर।